एसबीआई बैंक के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा ना डिस्क्लोज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंबर 1 बैंक ऑफ द कंट्री से हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा केस, जिसमें 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए एसबीआई बैंक को ये डायरेक्शन दी कि 2019 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, प्लस वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रिडीम करवाए गए हैं, ये सारा डेटा एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेगा। और इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया कि जो डेटा एसबीआई उन्हें प्रोवाइड करेगा वो 13 मार्च तक उन्हें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। लेकिन 6 मार्च को ये डेटा एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को देने की बजाय 4 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, जिसमें एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, बायर्स का जो डेटा है वो हमने अलग मेंटेन किया है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रिडीम करवाए गए हैं, रिडम्पशन का डेटा हमने अलग मेंटेन किया हुआ है। तो इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स और रिडम्पशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को मैच करने के लिए हमें कुछ और टाइम चाहिए, और हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए इस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन एसबीआई के इस एक्शन का काफी विरोध किया गया भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले केस में भी वन ऑफ द पिटिशनर्स थे, उन्होंने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी ताकि एसबीआई को टाइम एक्सटेंशन ना मिल सके। एसबीआई को टाइम एक्सटेंशन ना मिल सके इसलिए पिटिशन में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है वो एप्लीकेशन ना ही एसबीआई के चेयरमैन ने लगाई है, ना ही एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लगाई है, बल्कि वो एप्लीकेशन एक लोअर रैंकिंग ऑफिसर नरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है, उन्होंने लगाई है। और नरेंद्र प्रताप सिंह एसबीआई के हायर रैंकिंग 59 ऑफिसर्स में से भी नहीं आते। और सेकेंडली पिटीशन में यह भी कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक यूनिक नंबर अलॉट किया गया है, और एसबीआई बैंक के पास उन यूनिक नंबर्स का रिकॉर्ड प्लस बायर्स की केवाईसी डिटेल्स भी हैं। केवाईसी जो है बायर्स की वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आरबीआई के बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बायर होगा उनकी केवाईसी की जाएगी। और 15 मार्च 2019 को यूनियन ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट में ये भी एडमिट किया था कि एसबीआई बैंक के पास डोनर की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, इन सारी चीजों का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। और एक आरटीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा मेंटेन करने के लिए और इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी क्रिएट करने के लिए एक आईटी सिस्टम को भी डेवलप किया गया था। और इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए 60 लाख से भी ज्यादा का खर्चा इसके ऊपर किया गया, और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगभग 90 लाख तक की थी। तो एक आईटी सिस्टम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए जो आईटी सिस्टम तैयार किया गया है उसके ऊपर लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया जा चुका है। लेकिन फिर भी एसबीआई बोल रहा है कि हमारे पास ये डेटा मौजूद नहीं है, इस डेटा को मैच करने के लिए हमें 30 जून तक का टाइम पीरियड चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करके एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये सारे एसबीआई के बहाने हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को डिस्क्लोज ना करने के। एडीआर ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के सेक्शन 7 में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब भी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट एसबीआई से इस डेटा को डिमांड करेगा तो एसबीआई को ये डेटा कोर्ट को प्रोवाइड करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसबीआई ने ये डेटा 6 मार्च को इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड नहीं किया, तो ये क्लियरली एसबीआई की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
और अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले इस डेटा को पब्लिश नहीं किया जाएगा तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट होगा। तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया और एसबीआई से कुछ सवाल पूछे। कहा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सेट्स में डेटा अवेलेबल था तो आपको उस डेटा को उसी तरह इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना था। हमने कभी भी आपको इन दोनों डेटास को मैच करने के लिए नहीं कहा। सीजे चंद्रचूड़ ने भी एसबीआई से कहा कि चलो ठीक है, अगर आपको मिसकंसेप्शन हो भी गया कि आपको दोनों डेटास को मैच करके देना है तो पिछले 26 दिनों में आपने कुछ तो डेटा मैच किया होगा, आप हमें उसकी रिपोर्ट दे दो। तो एसबीआई इस बात पर भी चुप था। एसबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सवाल का कोई जवाब ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एसबीआई को टाइम एक्सटेंशन देने से मना कर दिया और कहा कि तुरंत 12 मार्च को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाया जाए। अगर एसबीआई 12 मार्च को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड नहीं करेगा तो एसबीआई के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये सारा डेटा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो जाना चाहिए। एसबीआई जो कि पहले 30 जून तक का टाइम पीरियड मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को ही सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को सबमिट करवा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग सारा डेटा आ चुका है। देखना यह है कि 15 मार्च को ये डेटा पब्लिश होता है या फिर एसबीआई की तरह इलेक्शन कमीशन भी इस डेटा को पब्लिश ना करने के लिए कोई बहाना देगा। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस डेटा का पब्लिश होना बहुत ही जरूरी है। ये जानना कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है और उससे उनको क्या बेनिफिट मिला है, ये जानना आपका अधिकार है, ताकि इस बेसिस पर आप आने वाले इलेक्शंस में अपनी वोट को तय कर सको। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।